नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहां फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है।
मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है।
वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है।
आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में
मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही
गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को
ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है,
बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब
वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है।
इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहां से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहां फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है।
फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी
पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन
लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म द गोट लाइफ फिल्म की। मलयालम सिनेमा स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ सत्य घटना पर आधारित है। मलयालम साहित्य की दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बेन्यामिन के लिखे उपन्यास अड्डू जीवतम की कहानी को पर्दे पर फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने उतारा है। मूल रूप से मलयालम में बनी यह फिल्म मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी एक मलयाली अप्रवासी मजदूर की है जो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ फंस जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन की अगली महीने ईद पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म से पहले उनके करियर का यह फिल्म ज़बरदस्त ट्रेलर है। वैसे भी पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म से पहले हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच रानी मुखर्जी के साथ फिल्म अय्या, औरंगजेब और नाम सवाना जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। पिछले साल रिलीज फिल्म सालार पार्ट 1 में भी उनके काम को काफ़ी सराहा गया। फिल्म की कहानी की शुरुआत नजीब मोहम्मद से होती है, जो अपने गांव में ही नदी से रेत निकालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आम इंसान की तरह उसके भी कुछ अरमान और सपने हैं। वो सोचता है कि कम से कम इतने पैसे कमा लें कि अपनी पत्नी, आने वाले बच्चे और अपनी माँ को खुश रख सके। लेकिन गांव में मजदूरी करके यह संभव नहीं कि वह अपने परिवार को खुश रख सके। तभी उसके दोस्त सऊदी अरब जाने की सलाह लेते हैं। नजीब सोचता है कि वह तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ा है, वहाँ जाकर क्या करेगा। दोस्त समझाते हैं कि वहाँ भी जाकर मजदूरी ही तो करनी है। नजीब अपना घर गिरवी रखकर टिकट और वीज़ा के लिए पैसे का इंतजार करता है और सऊदी अरब पहुँच जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पर ही गलत आदमी के हाथ लग जाता है और ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। नजीब यह मान चुका है कि अब जीवन में वह कभी भी उस दलदल से नहीं निकल पाएगा। यह फिल्म खाड़ी देशों में काम करने वाले अप्रवासी मजदूरों की पीड़ा और उनकी व्यथा को ऐसे चित्रित करती है कि फिल्म देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से अप्रवासी मजदूर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, बस वह इस फिल्म को देखने के बाद समझ में आता है। इस फिल्म में नजीब मोहम्मद के साथ भी यही होता है। नजीब को रातों रात रेगिस्तान में भेड़ बकरियों और ऊँटों के बीच छोड़ दिया जाता है। वह गुलाम बनकर भेड़ बकरियों की तरह ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं। फिर किस तरह से 3 साल तक वहाँ रहने के बाद नजीब वहाँ से निकलने में सफल होता है और उसे रास्ते में किन किन कठिनाइयों से, मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म में नजीब के किरदार के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों के दर्द और उनकी व्यथा को ऐसे व्यक्त किया गया है जो अपने देश वापस आने की उम्मीद छोड़कर मौत के इंतजार में बैठे हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अभिनय नहीं किया है, बल्कि नजीब मोहम्मद के किरदार को जिया है। इस किरदार को निभाने के लिए वह जिस कार्य परिवर्तन के दौरान से गुजरे हैं, वह किसी भी अभिनेता के लिए आसान नहीं है। अपनी भूमिका के लिए पृथ्वीराज का काया परिवर्तन वास्तव में सराहनीय है। चरित्र के प्रति उनके समर्पण और भूमिका को प्रामाणिक रूप से चित्रित करने के लिए उनके द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। फिल्म की कहानी सिर्फ बस इतनी है कि एक भारतीय मजदूर सऊदी अरब में जाकर फंस जाता है और वहाँ से बाहर कैसे निकलता है। सिर्फ इतनी सी कहानी को फिल्म के निर्देशक ब्लेसली ने पटकथा से इतनी सशक्त बना दिया है कि स्क्रीन से नज़र नहीं हटती। फिल्म के एक एक सीक्वेंस को ब्लेसली ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है। फिल्म की पूरी कहानी पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार नजीब मोहम्मद के ही इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सानू का किरदार अमला पॉल ने निभाया है। फिल्म में भले ही उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन छोटी सी भी भूमिका वह अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती है। जिमी जीन लुई ने पृथ्वीराज सुकुमारन के दोस्त इब्राहिम खादिरी की भूमिका निभाई है, जो उनकी भागने में मदद करता है। जिमी जीन लुई के अलावा काफिल की भूमिका में तालिब अल बसलू जैसर की भूमिका में रिक एबी का अभिनय उम्दा रहा है। इस फिल्म के एक और सबसे बड़ी खासियत इसकी सिनेमाटोग्राफी है। सुनील के एस के सिनेमाटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। चाहे वह नदी में पृथ्वीराज सुकुमारन और अमला पॉल के बीच रोमांटिक दृश्य हो या फिर दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के दृश्य हो, फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही खूबसूरती के साथ
पेश किया है। एस श्रीकार प्रसाद का संपादन बीच बीच में थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने अभिनय से ऐसा प्रभावी बना दिया है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। एक और रहमान का संगीत कर्णप्रिय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पटना शुक्ला फिल्म की। रवीना टंडन इन दिनों अपनी अभिनय यात्रा की दूसरी पारी खेल रही है। पहली पारी जब वो सिनेमा के पिच पर खेलने उतरी थी तो उन दिनों की बात हुआ करती थी जब उन्हें टिप टिप बरसा पानी और तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त जैसे गानों में ठुमके लगाने के लिए ही फिल्मों में लिया जाता था। हालांकि उस दौर में भी रवीना ने दमन और सूल जैसी फिल्मों में दिखाया कि वह अभिनय भी कमाल का कर सकती है। दमन के लिए तो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। 3 साल पहले रवीना ने OTT पर अपनी दूसरी पारी खेलनी शुरू की है और सिर्फ इन 3 साल में रवीना ने दिखाया है कि अगर उन्हें सही किरदार मिले तो वो अपने दौर की उन तमाम अभिनेत्रियों से आज भी 21 है जो इन दिनों OTT पर अपनी दूसरी पारी खेल रही है। फिल्म पटना शुक्ला अपनी चंद लेखकीय और निर्देशकीय खामियों के बावजूद अगर एक दर्शनीय फिल्म और सामाजिक सिनेमा बन पाती है तो उसमें फिल्म की कहानी, इसकी पृष्ठभूमि और इसकी मुख्य कलाकार रवीना टंडन का अभिनय सबसे अहम होगा। ये फिल्म कुछ उसी पृष्ठभूमि पर है जिस पर हालिया रिलीज फिल्म भक्षक बनी। खान सितारों का भी ये दूसरा दौर चल रहा है। आमिर खान लापता लेडीज बना रहे हैं, शाहरुख खान ने भक्षक बनाई और सलमान खान ने हालांकि अपनी भांजी को लेकर फर्रे बनाई, लेकिन आमिर और शाहरुख के सामाजिक सिनेमा को आगे बढ़ाया है। सलमान के भाई अरबाज खान ने अपनी इस नई फिल्म पटना शुक्ला में फिल्म का शीर्षक इसकी मुख्य कलाकार के किरदार को लोकप्रिय होने से मिला नाम है। फिल्म में इस किरदार का नाम है तन्वी शुक्ला। तन्वी शुक्ला को लोग पटना शुक्ला कैसे बुलाने लगते हैं। भले फिल्म इस नाटकीय परिवर्तन को को असरदार तरीके से दिखाने से चूक गई हो, लेकिन तन्वी शुक्ला की कहानी अपने आप में असरदार है। वह पेशे से वकील है, अदालत परिसर में उसका अपना बस्ता है। जांगिया के लिए मिले कपड़े से आधा मीटर कपड़े की बेईमानी कर लेने वाले दर्जी के खिलाफ मुकदमा जीतते दिखाकर फिल्म ये स्थापित करती है कि तन्वी के पास आने वाले मामले मामूली हैं। अदालत का जज और खुद उसका पति भी उसे मामूली वकील समझता है। पति तो अपने सहकर्मियों और उनकी पत्नियों के सामने कहता भी है ये एफिडेविट हलफनामा अच्छा बना लेती है। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली मानसिकता का यह पति भी हालांकि बाद में बदलता है और तमाम मुश्किल हालात में अपनी पत्नी की लड़ाई में उसका साथ देने का फैसला करता है। फिल्म पटना शुक्ला की कहानी बिहार विश्वविद्यालय में चल रही धांधली का खुलासा करती है। शुरू में लगता है कि ये उत्तर पुस्तिकीय बदलने का मामला है, लेकिन फिर पता चलता है कि CCTV लगे स्ट्रांग रूम के ब्लाइंड स्पॉट पर बैठा शख्स कैसे लोगों की मार्कशीट ही बदल देता है। मामला खुल चुका है, लेकिन अदालत सबूत मांगती है। जिस युवती का मुकदमा तन्वी लड़ रही है वह एक रिक्शे वाले की बेटी है। वह वादा करती है कि दबाव पड़ने पर वह टूटेगी नहीं। तन्वी शुक्ला खुद तनकर खड़ी रहने वाली महिला है। वह खाना भी अच्छा बनाती है। उसके बनाए लड्डुओं की तारीफ जज भी करते हैं। बेटे का टिफ़िन छूट जाए तो वह स्कूल बस का पीछा करके टिफ़िन भी दे आती है, लेकिन उसकी वकालत का इम्तिहान अभी बाकी है और जब इस इम्तिहान में उसके अव्वल नंबर आने का नंबर आता है तो फिर एक खुलासा होता है। इस खुलासे की परिणति के बाद इस फिल्म का सीक्वल बनने की गुंजाइश भी फिल्म बनाने वाले छोड़ देते हैं। निर्देशक विवेक बुड़ाकोटी की फिल्म पटना शुक्ला देखते समय कई हालिया रिलीज और कई पुराने फिल्मों की याद आपको आती रह सकती है। जॉली LLB के जज सौरभ शुक्ला आपको याद आ सकते हैं। फर्रे की चंद घटनाएं जहन में आ सकती हैं और वही दृश्य आपको याददाश्त में कुलबुला सकते हैं। लेकिन मुझे यह फिल्म देखते समय बार बार याद आती रही मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन की फिल्म सूल। उस फिल्म में मनोज के किरदार को सबसे याद रखा और रवीना के किरदार को भूल गए, लेकिन रवीना ने इस फिल्म के जरिए इस बार मनोज की फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी है के बराबर की लकीर खींची है। रवीना की ये फिल्म इन दिनों फिल्मों की याद दिलाती है। तन्वी बिहार की बेटी है, एक ऐसे राज्य में वहाँ वकालत करने निकली है जिसके सिस्टम को घुन लग चुका है। विवेक बुड़ाकोटी ने पूरी कोशिश की है कि यह किरदार पर्दे पर कुछ यूँ पेश किया जाए कि मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां अपने शरीर के सबसे अहम हिस्से अपनी रीढ़ को सीधा रखना सीख सके। दबाव में तन्वी झुकती नहीं है, कद्दावर नेता की वह सुनती नहीं है। तन्वी शुक्ला का यह किरदार रवीना टंडन की अभिनय यात्रा का वह मील का पत्थर है जिसे लोग आने वाले समय में लंबे समय तक याद करते रहेंगे। रवीना ने इस किरदार को निभाते समय जिस तरह की दैहिक भाषा अपनाई है वह काबिलियत तारीफ है।
सारी में वह खूबसूरत लगती है। उनकी सोभ्यता और शिष्टता इस किरदार को मजबूती देती है। रवीना का चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज और अपनी बात कहते समय चेहरे पर एक दृढ़ता के लिए रहने का अंदाज काबिले तारीफ़ है। बेटे का टिफ़िन पहुंचाना हो तो वह माँ जैसी दिखने में कसर नहीं छोड़ती। पति के साथ हो तो उनके चेहरे की चमक आकर्षण जगाती है। सब्जी मंडी या फिर अपने ही घर में जज साहब की लाचारी देख खुद को संतुलित रखने में रवीना अपनी अभिनय साधना को दर्शाती है। और जब बात अदालत में जिरह की आती है तो बिना किसी नाटकीय के वह अपना काम बहुत शानदार तरीके से आजमा देती है। फिल्म पटना शुक्ला के लेखन और निर्देशन में जो चूके हैं उसमें तन्वी शुक्ला के पटना शुक्ला बनने का ग्राफ ठीक से स्थापित ना होने के अलावा अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत में मौजूद लोगों की प्रतिक्रियाएं ठीक से ना दिखा पाना भी शामिल है। चौंकाने वाला खुलासे के दौरान जिस तरह की भाव अदालत में बैठे लोगों की बदलनी चाहिए वह विवेक बुराकोटी ने कैमरे में कैद नहीं की है। मानव विज, सुष्मिता मुखर्जी, चंदन रॉय सन्याल और अंशुका कौशिक, रियो कपाड़िया, दया शंकर पांडे, अमित गौड़ी आदि सहायक अपनी अपनी जगह ठीक हैं। बस अनुष्का का किरदार कचहरी में आकर सीधे तन्वी से ही क्यों मिलता है ये बताया जाने चाहिए था। सतीश कौशिक को पर्दे पर देखना अलग ही जज्बात जगाता है। फिल्म में उतना आखिरी शॉट दर्शनीय बन पड़ा है। वहाँ जहाँ भी होंगे अपने इस किरदार पर नाज ही कर रहे होंगे। फिल्म का संपादन क्लाइमैक्स में आकर गड़बड़ाया है। गाना यहाँ ठीक से मिक्स नहीं किया गया है। फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण संवाद यहाँ ठीक से सुनाई ही नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद फिल्म चूंकि सीधे OTT पर है और घर के सुकून में बैठकर देखने की सहूलियत देने वाली है तो सिनेमा हॉल की इन बारीक कसौटियों की छूट इसे दी जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फिल्मी क्रिटिक्स चैनल पर। प्रभास की अगली फिल्म का नाम है कल्कि 2898 AD। इस साइंस फिक्शन मूवी को नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है। मूवी की पहली झलक रिलीज हुई है जिसमें अमिताभ बच्चन ने इम्प्रेस किया है। नाग अश्विन की तारीफ करते हुए लोगों ने उनकी फिल्म की तुलना वर्ल्ड क्लास सिनेमा से की है। प्रभास के कई फैंस जय प्रभास का नारा लगाते दिखे हैं। इंतजार खत्म हुआ। प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, कमल हसन स्टारर मूवी प्रोजेक्ट के फाइनल टाइटल अनाउंसमेंट के साथ ही इसकी पहली झलक भी सामने आ गई है। फिल्म का नाम है कल्कि 2898 AD। इस साइंस फिक्शन मूवी को नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है। टीजर में प्रभास के अलावा दीपिका और अमिताभ बच्चन भी नजर आते हैं। प्रभास और कमल हसन ने इवेंट दिस इज प्रोजेक्ट के फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ इंडिया माइथोस स्काई-फाई एपिक में फिल्म का पहला टीजर रिलीज किया। फिल्म की कहानी कहती है जब दुनिया पर अंधेरी शक्तियों और एडवांस टेक्नोलॉजी का राज होता है तब एक हीरो का जन्म होता है और ये हीरो है प्रभास। टीजर में दिखाया गया है कैसे बुरी शक्तियों ने लोगों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हिंसा हो रही है, मायूसी छाई हुई है। तभी लोगों के दुख हरने हीरो आता है। प्रभास वॉरियर के रोल में है जो दुनिया को बुरी ताकतों से बचाने का काम करेंगे। अमिताभ का लुक शानदार है, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है। उनके मुंह पर पट्टियां बंधी हुई है, बस आंखें दिख रही है। सदी के महानायक का ये लुक काफ़ी इंटेंस कर देने वाला है। दीपिका पादुकोण भी इम्प्रेस लगी, वे हैरान परेशान दिखी। टीजर में सुनाई देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है जो कई सीन्स को पावरफुल बनाता है। एक्शन, इमोशंस और रोमांस से भरपूर ये टीजर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यूजर का कहना है कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने इसे हॉलीवुड लेवल का काम बताया तो अमिताभ का जो एंट्री सीन देखकर लोग शॉक्ड हो गए। नाग अश्विन की तारीफ करते हुए लोगों ने उनकी फिल्म की तुलना वर्ल्ड क्लास सिनेमा से की है। प्रभास के कई फैंस जय प्रभास का नारा लगाते देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।
नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म की। स्वतंत्र वीर सावरकर की फिल्म बचपन में हिस्ट्री की किताब में हमने पढ़ा था कि कैसे मिली हमें स्वतंत्रता, क्यों बुलाया जाता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, किन किन के बलिदान के बाद मिली हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी। लेकिन क्या आज की फिल्म में दिखाया जाता है पूरा सच? क्या जिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हम जानते हैं उतने काफ़ी है? शायद नहीं, क्योंकि अब जो फिल्म रणदीप हुड्डा लेकर आए हैं वो दिखाती है ऐसे ही एक सेनानी की कहानी जिनके बारे में हमने ना ज़्यादा पढ़ा और ना सुना। बात हो रही है वीर सावरकर की। फिल्म तो बनी, रणदीप हुड्डा ने कैरेक्टर में जान भी डाली, लेकिन वो मजा नहीं आया जो रंग दे बसंती, लगान या गांधी जैसी फिल्म में आया था। कहानी है विनायक दामोदर सावरकर की, जो क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार और राजनेता थे। वो सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, जो हिंदुत्व की विचारधारा लेकर आए, जिन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बना जिसका लक्ष्य रहा अखंड भारत, और जो अहिंसा में नहीं बल्कि अपने हक के लिए हिंसा तक करने के लिए तैयार थे। वो सावरकर जिन्होंने लंदन में पढ़ाई की और साथ ही सबको समझाया कि अंग्रेज ऐसे नहीं जाएंगे, उनसे लड़ना होगा और उसके लिए अगर बम भी बनाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि स्वराज चाहते थे, महात्मा गांधी भी थे, लेकिन उनके और सावरकर की विचारधारा कभी एक जैसी नहीं रही। वीर सावरकर के वीर बनने की कहानी और उनके संघर्ष को दिखाती है ये फिल्म, जिसे डायरेक्ट भी एक्टर रणदीप हुड्डा ने किया है। फिल्म शुरुआत से दिखाती है वीर सावरकर की कहानी, उनका परिवार, उनके जीवन पर उनके बड़े भाई गणेश का प्रभाव, जो शुरुआत में तो अच्छा लगता है लेकिन जल्द ही हर सीन सिर्फ सावरकर पर फोकस करने लगता है। फिल्म को काफी डार्क सेटिंग में शूट किया गया है, जो एक टाइम के बाद आपको परेशान भी करेगा, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा है तो हम सभी सेनानी को पहचान पाते हैं, लेकिन फिल्म में कहीं किसी के नाम लिखे नहीं आते, जो उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, जिन्हें इतिहास अच्छे से याद नहीं, और वो आधा टाइम सिर्फ यही सोचेंगे कि ये कौन सा कैरेक्टर हो सकता है। फिल्म 3 घंटे लंबी है और कई सीन काफी ज्यादा लंबे हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, जैसे जेल से लिखे जाने वाली सावरकर की ब्रिटिश सरकार के लिए पिटीशन, बाकी जेल में हुए कैदियों पर अत्याचारों को बखूबी दिखाया गया है, जहां आपकी रूह भी कांप उठेगी। रणदीप हुड्डा ने जेल के सीन में सबसे कमाल का काम किया है। वही भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस का नाम तो आया, लेकिन उनके कैरेक्टर पर कुछ दिखाया गया जो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। फिल्म को बहुत दिनों से प्रोपोगंडा बताया जा रहा था, और जिस तरह से फिल्म में महात्मा गांधी को डार्क साइड में दिखाया गया है उससे कहीं ना कहीं प्रोपोगंडा वाली बात भी सच लगने लगती है। लेकिन फिल्म में वीर सावरकर और महात्मा गांधी के बीच के मतभेद वाले सीन काफी दिलचस्प लगते हैं। खैर, वीर सावरकर आपको एक तरफा फिल्म लग सकती है, जहां आप इनकी रिसर्च पर भी सवाल उठाएंगे अगर आपको इतिहास याद है। बाकी फिल्म बीच में बहुत बोरिंग हो जाती है, जहां जेल के सीन को स्ट्रेच करके लगातार दिखाया गया है। ये फिल्म आसानी से 2 घंटे में खत्म की जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप बस इंटरवल का वेट ही करते रह जाएंगे। रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर को जिया है। उनका फिल्म में इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आप हैरान रह जाओगे। कई सीन में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई में रणदीप है जिन्हें हमने हाईवे की किया मर्डर 3 में देखा था। उनके कई सीन आपके आंखें भी नम करते हैं तो कई आपको हंसा भी जाते हैं। अमित सियाल ने सावरकर के बड़े भाई का किरदार निभाया है और वो इस रोल में बहुत जचे भी हैं। वहीं मदन लाल बने मृणाल दत्त का काम भी अलग छाप छोड़ देता है। अंकिता लोखंडे का ये अवतार हमने पहले नहीं देखा, उन्होंने यमुना बाई के किरदार को बखूबी निभाया। हालांकि महात्मा गांधी बने राजेश खेरा में वो बात नहीं दिखती जो आप इस किरदार में देखना चाहेंगे। इसी के साथ बाकी कास्ट ने अच्छा काम किया है। बात करें डायरेक्शन की तो ये रणदीप हुड्डा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म है। इस फिल्म को पहले महेश मांजरेकर डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते रणदीप हुड्डा ने पहनी ये कैप। फिल्म के कई फ्रेम बहुत कमाल के हैं, यानी सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया है, लेकिन डायरेक्शन में कमी वहां दिखती है, जहां एडिट पर लंबे सिंह को डायरेक्टर ने छोटा नहीं कराया। एक फिल्म में एक्टर और डायरेक्टर दोनों का किरदार निभाना आसान काम नहीं, लेकिन रणदीप हुड्डा की एक्टिंग पर इसका प्रेशर नहीं दिखता। पर यह जरूर दिखता है कि फिल्म में उनके कैरेक्टर पर इतना ज्यादा फोकस किया गया है कि सेकेंडरी एक्टर्स का काम और उनका कैरेक्टर ग्राफ उनके सामने बहुत कम लगता है। वीर सावरकर उन्हें पसंद आ सकती है जिन्हें इतिहास में दिलचस्पी हो और जिनमें इस लंबी फिल्म को देखने की सहनशीलता हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।